अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। कोलिगेटिव जो है ये ग्रीक वर्ड कोलिगेटस उससे जो है ये इसको ड्राइव किया है, जिसका मतलब है कलेक्टेड टुगेदर। और इसकी डेफिनेशन हमारे पास है कि वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और आयंस, यानी जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की तादाद पर। ठीक है, उनके आयंस या उनके मॉलिक्यूल जो हैं सॉल्यूशन में उनकी तादाद पर डिपेंड करती हैं। एंड आर इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट की नेचर कैसी भी है ये उस पर डिपेंड नहीं करती। और कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कोलिगेटिव हैं। कौन सी हैं? जैसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कमी, ये जो है सॉल्यूशन की एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, के फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है कि जिस पॉइंट पे कोई चीज़ अगर फ्रीज़ कर रही है फिर उसका वो पॉइंट नहीं बल्कि उससे कम, मज़ीद कम टेम्परेचर पे जो है वो फ्रीज़ होती है, तो इसका मतलब ये डिप्रेस हो गया उसका फ्रीजिंग पॉइंट। और एट लास्ट हमारे पास जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट, इनका हमें फ़ायदा क्या होता है, ये हमें क्या जो है प्रोवाइड करती हैं। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़, दीज प्रॉपर्टीज़ हैज़ प्रोवाइड अस द मेथड ऑफ मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन। हम इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हुए मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं टू डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन थ्योरी। जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी ये वाली, ये इस तरह क्यों, इस तरह की प्रॉपर्टी यानी ये एक अलग से प्रॉपर्टीज़ क्यों होती हैं स्टूडेंट, इनको समझने के लिए हमारे पास जो है ये आगे डायग्राम है, आप ज़रा यहाँ से समझें। लेट्स, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है 1 kg, ठीक है, वाटर। अब हमने क्या किया, इस सॉल्वेंट के अंदर 3 तरह के डिफरेंट सोल्यूट ऐड करवाए। 6 ग्राम यूरिया, 18 ग्राम ग्लूकोज एंड 34.2 ग्राम सुक्रोज। अब स्टूडेंट ये सोल्यूशन बन गया, ये पहले प्योर सॉल्वेंट था, अब सोल्यूशन है। तो क्या हुआ, देखें, हमने जब प्योर सॉल्वेंट लिया तो उसके हमने वेपर प्रेशर को देखा, वेपर प्रेशर उसका, तो वो जो वेपर प्रेशर की वैल्यू थी, फिर हमने उसको कंपेयर करवाया इन तीनों सॉल्यूशंस के साथ। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को तीनों सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर के साथ क्या करवाया, हमने कंपेयर करवाया। तो हमने ये बात नोट की कि जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो ज़्यादा था, और जबकि सॉल्यूशन, जब हमने उसमें सोल्यूट ऐड करवा दिया उसी प्योर सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन बन गया। अब उसका जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये कब आई, जब हमने उसमें कुछ नंबर ऑफ सोल्यूट ऐड करवाए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको समझ आ जानी चाहिए कि जब हम नंबर ऑफ सोल्यूट ऐड करवाते हैं सॉल्वेंट में तो क्या होता है, उसके जो वेपर प्रेशर है उसका वो कम हो जाता है एट गिवन टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पर। बाई एडिंग सोल्यूट वेपर प्रेशर विल बी लोअर्ड। ठीक है, अब इन तीनों का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब इसकी रीज़न है क्या स्टूडेंट, रीज़न ये है कि देखें हमारे पास जो है ये जो प्योर सॉल्वेंट है इसमें सारे के सारे पार्टिकल किसके हैं, सॉल्वेंट के। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल भी हैं, साथ में सोल्यूट के पार्टिकल भी हैं। ठीक है, तीनों में ही ऐसे। तो जब सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इनकी आपस में इंटरेक्शन होती है तो क्या होता है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो सॉल्वेंट के पार्टिकल की जगह ले लेते हैं, यानी सरफेस पे भी आ जाते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट अपॉन द सरफेस ऑफ सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन की सरफेस पे आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जिस तरह इवेपोरेट होते हैं वैसे सोल्यूट के पार्टिकल इवेपोरेट नहीं होते। तो अब हम उनको इवेपोरेट करवाने के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरह जो है जो वेपर प्रेशर है वो लोअर हो जाता है, मतलब कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो आसानी से किस में आ गए, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। लेकिन जब हमने उसमें सोल्यूट ऐड किया तो सोल्यूट के पार्टिकल जो है वो भी सरफेस में मौजूद है, वो आसानी से जो है वो वेपर में नहीं आते। तो इस तरह जो है वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, वो लोअर हो जाता है। तो ये रीज़न है हमारे पास कि जब हम प्योर सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट ऐड करवाते हैं तो उससे क्या होता है कि वेपर प्रेशर जो है वो लोअर हो जाता है सोल्यूशन का। और ये याद रखना है स्टूडेंट, जो सोल्यूट हमारे पास होगा उसके लिए जो कंडीशन है कि सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इन तीनों सॉल्यूशंस को देखें तो आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि हमने यहाँ पर 34 ग्राम जो है वो सोल्यूट ऐड करवाया, यहाँ पे 18 ग्राम है, यहाँ पे 6 ग्राम। तो होना ये चाहिए था, इसका जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा लोअर होना चाहिए और इसका थोड़ा सा कम लोअर होना चाहिए, इसका और कम, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा हमने क्वांटिटी ऐड करवाई है तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो लोअर हुआ है, वो सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू होनी चाहिए।
तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने समझना है कि ये जो हमने वैल्यू ली है, यानी इनमें ग्राम की जो क्वांटिटी ली है, ये जो ग्राम में है ये हमने 10वां हिस्सा लिया है एवोगैड्रो नंबर का। यानी कि आप इसको ऐसे समझें, ये देखें, ये अब हमारे पास 1 मोल ऑफ यूरिया है, इसमें होता है 60 ग्राम। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में 180 ग्राम। 1 मोल ऑफ सुक्रोज में कितना होता है? 342.2 ग्राम होता है। ठीक है, अब ये सारे का सारा क्या है? 1 मोल है। अब अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ अगर आप देखें, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, एक मोल में, अब इन सब के एक मोल में, अब देखें एक मोल में 60 ग्राम है, इसके एक मोल में 180 ग्राम है, इसके एक मोल में 342 ग्राम है। ठीक है, तो इनके ग्राम ग्राम जो है वो चेंज है, लेकिन है क्या? ये सारे के सारे 1 मोल है। तो एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल जो है वो इक्वल होते हैं किसके? 6.0 टू 10⁻23। इसका मतलब है कि आप कोई भी सल्यूट ले रहे हैं, वो उसका मोलर मास या ग्राम में उसकी जितनी भी वैल्यू हो, अगर वो 1 मोल है तो वो हमेशा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे। तो अगर स्टूडेंट देखें, मैं इसका 10वां हिस्सा लेता हूँ, यानी इसको 10 पे डिवाइड करूँ, ये 6 आ जाएगा। इसको 180 है, इसको 10 पे डिवाइड करूँ, ये 18 आ जाएगा। इसको 10 पे डिवाइड करूँ तो ये 34 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर इनकी यानी ये ग्राम की वैल्यू 1 मोल के इक्वल है, तो इनका 10वां हिस्सा भी 1 मोल के इक्वल होगा ना। तो अगर ये भी 1 मोल के इक्वल है तो इनकी वैल्यू भी किसके इक्वल है? पार्टिकल की, वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरह स्टूडेंट जो है वो हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो 1 मोल है, अब इसका हमने 10वां हिस्सा लिया, यानी एवोगैड्रो नंबर के लिहाज से हमने 1/10 लिया है। तो 1/10 अगर हम पार्ट लेंगे तो इनमें पार्टिकल की तादाद सेम है। ग्राम बेशक इनमें डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। जैसे 1 मोल में ग्राम डिफरेंट है, लेकिन ये सारे के सारे किसके इक्वल हैं? ये एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल इनमें सेम है। तो मैंने वो बात की डेफिनेशन में, देखें कि नंबर ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट, नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, उसके ग्राम्स की या उसके वेट की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो ये आपको आई होप कि ये समझ आ गई है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पार्टिकल्स की। तो अगर आप 2 मोल लेते हैं तो फिर आपने पार्टिकल जो है वो इंक्रीज़ कर दी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखें, अगर आप 60 ग्राम यूरिया ले रहे हैं, इट मीन आप 1 मोल ले रहे हैं, तो वो पार्टिकल वही है। आप 180 ग्राम ग्लूकोज ले रहे हैं तो वो 1 मोल है, तो उसमें भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल सेम है। ठीक है, हाँ, अगर आप 2 मोल लेते हैं तो फिर उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो है वो 2 गुना हो जाते हैं। एवोगैड्रो नंबर को 2 टाइम आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह जो है, तो आई होप कि यहाँ पर आपको समझ आ गई है कि अगर आप सुक्रोज ऐड करवा रहे हैं या ग्लूकोज या यूरिया, अगर आप 1 मोल या इन सब का 1 मोल का 10वां हिस्सा ऐड करवा रहे हैं, तो इन सब में नंबर ऑफ़ पार्टिकल तो सेम है, तो इस वजह से इनमें जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो सब में सेम है। देखने में लग रहा है इसमें सोल्यूट ज़्यादा ऐड करवाया, इसमें हमने कम ऐड करवाया, इसमें उससे भी कम करवाया, लेकिन सोल्यूट का ग्राम के साथ ताल्लुक़ नहीं है, उसका जो है वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल के साथ ताल्लुक़ है। तो ये आपने जो है वो याद रखना है कि वेरिएशन जो है वो वेपर प्रेशर में जो आ रही है वो सब में इक्वल आ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो है वो इन सब में क्या है? वो सेम है। 3 सोल्यूट्स आर, ये तीनों के तीनों आपने याद रखना है, सोल्यूट्स नॉन वोलेटाइल, ठीक है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का स्टूडेंट क्या मतलब है? नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है कि ये जो सोल्यूट हैं वो इनकी वोलेटिलिटी ज़्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि आप इनको ऐड करें सोल्यूशन में और ये फ़ौरन कन्वर्ट हो जाएं जो है वो वेपर में। इस तरह नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि अगर आप सोल्यूट को ऐड करवाते हैं, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम क्लोराइड, जब आप इसको ऐड करवाते हैं सॉल्वेंट में तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो गया। अब यानी आपने 1 यूनिट लिया, यहाँ पे आगे कितने यूनिट बन के? 2 यूनिट। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ पार्टिकल यहाँ पे क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। इसलिए आपने जो है वो क्या लेना है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट लेना है। तो ये तीनों हमारे पास जो है ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यूरिया भी, ग्लूकोज भी और सुक्रोज भी। हाँ, अगर आप NaCl लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं, तो ये स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइट हैं जो कि सोल्यूशन में जाकर अपने आयंस में तब्दील हो जाते हैं और फिर जो है ये अलग से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देते हैं। आगे हमारे पास स्टूडेंट है वेरिएशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखें, अब हमने यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट लिया, इसमें हमने सोल्यूट ऐड करवाया, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने देखा कि इनका वेपर प्रेशर अपने प्योर सॉल्वेंट से जो है वो कम हो गया है। इसी तरह स्टूडेंट इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी चेंज हो जाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट में भी तब्दीली आएगी। वो कैसे? जैसे हमने 6 ग्राम, 18 ग्राम, 34 ग्राम जो है ये सोल्यूट ऐड करवाया, डिफरेंट जो है वो सोल्यूट ऐड करवाया सॉल्वेंट के अंदर 1 kg ऑफ वाटर में, तो उससे जो सोल्यूशन बना है वो 0.1 मोलल सोल्यूशन बना है।
ठीक है, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है मोलल। स्टूडेंट मोलल आपने याद रखना है, मोलल और मोलर ये अलग टर्म है दो, ठीक है, मोलल एंड मोलर। इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको हम बोलते हैं मोलैलिटी। मोलल और मोलर ये अलग टर्म है। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है कि नंबर ऑफ मोल्स, सल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल हैं ऑफ सल्यूट वो डिज़ोल्व हों इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपके पास सॉल्वेंट कितना है, 1 kg है, 1 kg सॉल्वेंट है, और आपने इसको उसमें नंबर ऑफ मोल जो है सल्यूट के जितने डिज़ोल्व कराएं, इसे हम कहते हैं मोलैलिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, कि आप सल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल हैं आप इनको डिज़ोल्व करवा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm क्यूब, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप 1 dm क्यूब ले रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ मोल जितने सॉल्यूट के ऐड करवाएं वो आपके पास होगी मोलैरिटी। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने देखें, यहाँ पर हमने मोलैलिटी जो है वो टर्म यूज़ किया है। यहाँ पे हमने सॉल्वेंट कितना लिया, 1 kg ऑफ वाटर, इसमें हम नंबर ऑफ मोल जितने ऐड करवाएं, यानी हाँ यहाँ पे हमने 1 मोल ऐड करवाया, ठीक है, तो ये फॉर 1 मोलल होगा। अब यहाँ पर हमने 10वां हिस्सा ऐड करवाया, तो ये जो इसकी मोलैलिटी होगी वो 0.1 मोलल है। हमने 1 मोल नहीं ऐड करवाया, हमने 1 मोल का 10वां हिस्सा ऐड करवाया, ठीक है। अब ये 60 ग्राम का 10वां हिस्सा है, 18 ग्राम 180 ग्राम ग्लूकोज का 10वां हिस्सा है। तो अब ये 1 मोलल नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, ये 0.1 मोलल सोल्यूशन होगा। अगर आप 1 मोल, यानी 1 मोल में कितने होते हैं, 1 मोल में 180 ग्राम होते हैं, तो 180 ग्राम को ही आप 1 kg वाटर में ऐड करें तो वो 1 मोलल होगा। तो फॉर 0.1 मोलल सोल्यूशन, अब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो स्टूडेंट किस तरह हमारे पास जो है वो एलिवेट करता है, वो चेंज होता है। देखें हमारे पास जो है यहाँ पर हमने सॉल्वेंट में सल्यूट ऐड करवाया। अब स्टूडेंट क्या होगा कि हम जब इसको हीट करेंगे ना, तो सल्यूट के पार्टिकल की इंटरेक्शन की वजह से, सल्यूट के पार्टिकल की इंटरेक्शन की वजह से हमें हीट ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो जिसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट था प्योर सॉल्वेंट का वो चेंज हो जाएगा। जैसे आप देखें वाटर का हमारे पास जो है 1 kg यानी प्योर सॉल्वेंट है, इसका है 100 डिग्री सेल्सियस, इस पे बॉयल करता है। अब इसमें हमने क्या ऐड करवा दिया, सल्यूट। जब हमने सल्यूट स्टूडेंट ऐड करवाया तो क्या हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं बल्कि उसमें इजाफा हो गया, यानी 100.052 डिग्री। अब ये जो 0.052 डिग्री जो है इसमें इजाफा हुआ है, इसे हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, किसकी वजह से, सल्यूट ऐड करवाने की वजह से। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट हमारे पास जो है वो है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में कैसे कमी आती है, देखें वाटर 0 डिग्री पर क्या कर रहा है, फ्रीज हो जाता है, लेकिन जब हमने उसमें सल्यूट ऐड करवाया तो सल्यूट की सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन हुई, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसका डिक्रीज़ हो गया। तो वो कहाँ चला गया, वो -0.1 पे चला गया, यानी फिर ज़ीरो, यहाँ पे 0.0 है तो यहाँ पे आ गया 0.1, तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है, 86 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है और एलिवेशन जो है बॉइलिंग पॉइंट में, यानी एलिवेशन हो जाती है, यानी वो बढ़ जाता है, और वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। कब होता है, जब आप प्योर सॉल्वेंट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल जो है वो सल्यूट को क्या करवाते हैं, ऐड करवाते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट ये 0.1 मोलल के लिए, ये फॉर 1 मोलल सोल्यूशन के लिए। देखें वही बात है, मैंने आपको बताया यहाँ पे हमने 60 की जगह 6 ग्राम ऐड करवाया था, 180 की जगह 18 ग्राम, तो यहाँ पर अब हम 1 मोल अब यहाँ पे हम ऐड करवा रहे हैं, तो 1 मोल के लिए हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो 1 मोलल होगा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। तो अब 1 मोल सोल्यूशन है तो सेम नंबर ऑफ इनमें पार्टिकल होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये 100.52, यहाँ पर था 100.052, क्योंकि ये कम क्यों है यहाँ पे, क्योंकि हमने जो सल्यूट कम ऐड करवाया। अब यहाँ पे सल्यूट जो है वो ज़्यादा ऐड करवाया, यानी कंप्लीट 1 मोल हमने ऐड करवाया, तो यहाँ पर आ जाएगा 100.52 डिग्री। और इस तरह जो है फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे जो आ जाएगा इस सोल्यूशन के लिए, ये -1.86 डिग्री सेल्सियस, और इन सब के लिए सेम है। जो टर्म लिखी है KB और KF, ये स्टूडेंट कांस्टेंट है। KB जो है ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, वो हमारे पास KF है। इसको हम बोलते हैं एब्लियोस्कोपिक और इसको हम बोलते हैं क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसकी हमारे पास जो है डेफिनेशन भी बुक में उसने दी हुई है कि अगर आपके पास कोई 1 मोलल सोल्यूशन है
1 मोलल सोल्यूशन, उसमें आपने 1 मोल यानी सोल्यूट ऐड करवाया, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में जितनी एलिवेशन होती है हम उसे बोलते हैं एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट KB। और इसी तरह जो है उसके फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आती है 1 मोलल सोल्यूशन में, उसे हम बोलते हैं क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। और स्टूडेंट ये हर सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है। वाटर के लिए इसके 1 मोलल सोल्यूशन अगर हमने वाटर का देखना है तो उस प्योर सॉल्वेंट की जो हमारे पास जो है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होगी, वो होगी 0.52 डिग्री सेल्सियस। और फ्रीजिंग पॉइंट की हमारे पास जो है ये -1.8 डिग्री सेल्सियस होगी। इसका जो यूनिट है, इन दोनों कॉन्स्टेंट्स का जो यूनिट हमारे पास है वो है डिग्री सेल्सियस पर मीटर। और इस तरह जो है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ये जो दोनों कांस्टेंट है ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है कुछ कंडीशंस हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो पहली कंडीशन है सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, दूसरी कंडीशन है सल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, और तीसरे नंबर पे हमारे पास सल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आगे हमारे पास जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनको जो है वो डिटेल के साथ स्टूडेंट आपके सिलेबस में ये शामिल है। तो इसमें फर्स्ट वन हमारे पास है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर में जो कमी है ये क्यों आती है। ये हमने रीज़न ऑलरेडी पढ़ी है, इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं, फिर आगे इसकी कुछ मैथमेटिकल फॉर्म है। अब हम देखेंगे कि ये जो वेपर प्रेशर में लोअरिंग आई है, यानी ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है स्टूडेंट, ये प्योर सॉल्वेंट है। तो अब हमने इसमें सल्यूट ऐड करवा दिया। जब हम सल्यूट ऐड करवाते हैं ये क्या बन गया, सोल्यूशन। तो हम देखते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का सोल्यूशन के साथ जो वेपर प्रेशर है, यानी उसका कंपैरिजन, कि वेपर प्रेशर जो है सोल्यूशन का क्यों कम हो जाता है सल्यूट के ऐड करवाने से, और कितना सल्यूट ऐड करवाने से वेपर प्रेशर में कमी आती है, हम इसको देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। अब यहाँ पे देखें कि प्योर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं ये वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल भी हैं और सल्यूट के भी हैं, तो ये एक दूसरे के साथ क्या है, अट्रैक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच है। अब यहाँ पर जो है सॉल्वेंट के पार्टिकल को प्रॉब्लम होती है कि वो वेपर में जल्दी कन्वर्ट हों, क्योंकि यहाँ पर दरमियान में क्या आ जाते हैं, सल्यूट के पार्टिकल। तो इस वजह से जो वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट की बजाय सोल्यूशन में जो है वो क्या आ जाती है, उसकी कमी आ जाती है। तो अब हमारे पास जो है इसको मैथमेटिकली अगर हम समझें तो ये हमारे पास है कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन द चेंज ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर जो है प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जो चेंज है उसका रिलेशनशिप ड्यू टू एडिशन ऑफ सल्यूट के ऐड होने की वजह से वेपर प्रेशर जो चेंज हुआ उसका रिलेशनशिप किसके साथ, एंड मोल फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। यानी कि इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ डेल्टा पी चेंज इन वेपर प्रेशर, ठीक है, किसकी वजह से, आपने सल्यूट ऐड किया इस वजह से। और इसका किसके साथ रिलेशन है, इसका रिलेशन है एक्स के साथ। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, तो मैं इसको कह देता हूँ x2, ठीक है। तो ये हमने, आपको याद है ये रॉल्स लॉ ने इसको जो है एक्सप्लेन किया था, ये हमने उसकी थर्ड स्टेटमेंट पढ़ी है, अगर आपको याद होगा ये ज़रा देखें, ये डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। तो इसे हम क्या, हमने बोला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी ओवर पी नोट, डेल्टा पी चेंज इन वेपर प्रेशर, पी नोट हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का जो है वेपर प्रेशर है, x2 जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन है। अब हम देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन इसमें जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट जो x2 है मोल फ्रैक्शन है, जब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो हमने जिस की भी निकालनी है, यानी सॉल्वेंट की या सोल्यूट की निकालनी है, तो हम उसके नंबर ऑफ मोल को ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल के साथ। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट के भी नंबर ऑफ मोल और सॉल्वेंट के भी नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। तो ये हमारे पास x2 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे x2 में, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा पी ओवर पी नोट इज इक्वल टू n2 ओवर n1 प्लस n2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्या होगा, देखें वो कह रहा है कि अगर आपके पास जो है, अगर आप कंडीशन को फॉलो करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, ये जो आपने जो है वो 3 कंडीशंस पढ़ी थी, उसमें सबसे फर्स्ट वन जो है वो सोल्यूशन डिल्यूट होना चाहिए। अगर आपके पास डिल्यूट सोल्यूशन है तो स्टूडेंट उसमें जो सल्यूट के पार्टिकल है वो बहुत माइनर से होते हैं, यानी उनके नंबर ऑफ मोल बहुत थोड़े से आ जाएंगे। जैसे मैं कहूँगा ये
1000 ग्राम हमारे पास वाटर है, इसमें 6 ग्राम अगर आपने सोल्यूट ऐड किया है तो वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, बहुत माइनर सा होगा ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, N2 जो है इसको हम इग्नोर्ड यानी नेगलेक्टेड कर देंगे डिनोमिनेटर में से। तो डिनोमिनेटर में से हमने N2 को निगलेक्ट कर दिया, यानी N1 प्लस N2 था ना, इसको हमने ख़त्म कर दिया यहाँ से। तो अब आपके पास इक्वेशन बन गई डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू N2 ओवर N1। N1 जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है और N2 जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है। अब स्टूडेंट जो है आप देखें नंबर ऑफ मोल जो है हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या है ये आपको पता है कि गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो N1 के लिए W1 यानी गिवन मैस, इसको हमने वेट से डिनोट कर दिया, और M1 जो है ये मोलर मैस है सोल्यूट का, और N2 W2 ओवर M2 यानी मोलर मैस ऑफ जो है वो सोल्यूट्स, ये सॉरी ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूट के लिए। अब हम N1 और N2 की जो ये वाली वैल्यू है ये पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, इनकी वैल्यू यहाँ पे N1 और N2 की जगह। तो यहाँ पर देखें इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू W2 ओवर M2 डिवाइडेड बाय W1 ओवर M1। अब हम क्या करेंगे, इनको ऊपर ले आएंगे, नीचे डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब हमारे पास इक्वेशन ये वाली बन जाएगी W2 ओवर M2 मल्टीप्लाई बाय M1 ओवर W1। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है ना M2, N2 के साथ वो यहाँ पे ये टर्म है। इस टर्म को अगर हम यहाँ से जो है वो निकालना चाहें तो ये सब को उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी फाइनल M2 इज इक्वल टू P नॉट ओवर डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय W2 M1 ओवर W1। ये हमारे पास जो है फाइनल इक्वेशन है। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट का फाइंड कर सकते हैं जो हमने ऐड किया है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। तो उससे कितना वेपर प्रेशर उसमें कमी आई है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कितना मैस ऐड करने से वेपर प्रेशर में कमी आई है, वो M2 हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है वो जो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कैसे हुई। ये भी स्टूडेंट बहुत जो है वो आसान है, अगर आप इसको समझे। देखें वही बात है कि जब हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है अगर बाहर के प्रेशर के इक्वल आ जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाए, तो हम वो कहते हैं कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेट्स वाटर का हमारे पास कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है। अब हम इसमें सोल्यूट ऐड करवा देते हैं, तो क्या होता है, सोल्यूट की सॉल्वेंट के साथ क्या हो गई इंटरेक्शन। तो अब सॉल्वेंट के या सोल्यूट के पार्टिकल वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो हमें जो 100 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ा उसकी जगह हमें टेम्परेचर जो है, यानी इसको कहता हूँ T1, तो ये क्या होगा T2, इस टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो 100 की बजाय यहाँ पे 100.52 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मोलर ऑफ सोल्यूशन, जिसको हमने के भी कहा था, ठीक है, कांस्टेंट। तो ये हमारे पास जो है वाटर के लिए आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100.52 है, तो ये एलिवेशन होगी ना बॉइलिंग पॉइंट में, यानी इजाफा हो गया। प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट की जो मौजूदगी है वो डिक्रीज़ कर देती है वेपर प्रेशर को, यानी वेपर प्रेशर को कम कर दे। देखिए यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा थे तो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ गए, अब यहाँ पे वेपर प्रेशर कम है तो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर फिर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस वजह से सो हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल दी सोल्यूशन। अब हम इसको ग्राफिकली अगर हम देखें तो स्टूडेंट हमारे पास ये ग्राफ है, तो ग्राफ के अंदर हमने एक तरफ जो है वो टेम्परेचर लिया हुआ है, ठीक है, दूसरी तरफ हमने जो है वो वेपर प्रेशर लिया हुआ है इसका। तो आप ज़रा ग्राफ में देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो है वो दो लाइंस हैं जो कि वाज़ह तौर पर एक AB है और दूसरे नंबर पे C और D। AB प्योर सॉल्वेंट के लिए, C और D जो है ये सोल्यूशन के लिए, जब हमने इसमें सोल्यूट ऐड करवा दिया। तो अब स्टूडेंट क्या है कि जो प्योर सॉल्वेंट है, देखें हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो लाइन ऊपर को जा रही है ऐसा 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 यहाँ पे। अब एक पॉइंट आया कि ये P नोट यानी एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ गई, जब यानी कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है जब एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाए तो वो पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास एक बॉइलिंग पॉइंट है, ये किसके लिए, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए। अब हमने इसमें प्योर सॉल्वेंट में क्या ऐड करवा दिया, सोल्यूट ऐड करवा दिया। अब हम इसको हीट कर रहे हैं, तो जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा ऐसा इसकी भी लाइन ऊपर को जा रही है, लेकिन आप देखें थोड़ी सी अवे है, इससे दूर है, इसका डिस्टेंस इससे ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि सोल्यूट ऐड करने से क्या हुआ कि वेपर प्रेशर जो है उनमें कमी आ गई। ये इसके वेपर प्रेशर पहले यहाँ पे थे, अब इसके यहाँ पे है, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर में कमी आ गई है ना।
तो कब आई है, जब हमने इसमें सोल्यूट ऐड करवाया। अब हम ऐसा ऐसा क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये T2 पर जाकर बॉयल कर रहा है। ये T1 पे बॉयल किया था इसने, ये कहाँ पे जाके करेगा, T2 पे। तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूट ऐड करने से क्या हो गया है, वो बढ़ गया है। तो क्यों बढ़ा है, क्योंकि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं, तो जिसकी वजह से वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, तो हमें हीट ज़्यादा करना पड़ता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। अब स्टूडेंट क्या होता है कि हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं, यानी T2 माइनस T1 डेल्टा TB। अब डेल्टा TB जो है, ये देखिए, डिफरेंस ऑफ टू बॉइलिंग पॉइंट गिव्स द एलिवेशन ऑफ, हम इसको कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB शो करता है ये इतनी एलिवेशन आई है बॉइलिंग पॉइंट में। अब ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, अब आप सोल्यूट की कंसंट्रेशन अगर इसमें बढ़ाते जाएं, मतलब आपने पहले 1 मोल ऐड किया, आप 2 मोल कर दें, 3 मोल कर दें, तो उतना ही ज़्यादा जो है स्टूडेंट जो वेपर प्रेशर वो कम होता जाएगा, और हमें उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर उसका यानी उसको हीट ज़्यादा करना पड़ेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ जाएगा। तो इससे हमें फिर एक रिलेशन पता चला, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ग्रेटर विल बी द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा TB यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M क्या है, M यहाँ पे है, आप इसको कहते हैं कि मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन कह दें कि जितना सोल्यूट का मैस या सोल्यूट की मोलैलिटी ज़्यादा होगी उतना ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, ये रिलेशन आपको समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो यहाँ पे वही जो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हमने एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा है, तो वो KB आ जाएगा, साथ में M। अब M क्या है, M मैंने कहा यहाँ पे ये मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी देख लेते हैं। देखें, मैंने पहले भी फार्मूला लिखा है, मोलैलिटी होता है कि मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मैस, ये नंबर ऑफ मोल हो गए, इनको अगर हम डिवाइड कर दें किसके साथ, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के साथ, तो ये आपके पास मोलैलिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये मैस ऑफ सोल्यूट है, W2 कह दिया, मोलर मैस ऑफ सोल्यूट है M2 1, ठीक है, ओवर ये W1 क्या है, ये मैस ऑफ सॉल्वेंट है, ये किस में 1000 ग्राम के साथ, ठीक है, यानी 1 kg है ना, तो यहाँ पे हमने 1000 से उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब हम यहाँ से देखें, ये 1000 को ऊपर ले जाएं, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी M इज इक्वल टू 1000 W2 डिवाइडेड बाई M2 W1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो M की वैल्यू है हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इस इक्वेशन में M की जगह, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा TB इज इक्वल टू KB 1000 W2 ओवर M2 इंटू W1। अब यहाँ से हम अगेन M2 निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे, हम देखेंगे कि कितना मॉलिक्यूलर मैस यूज़ हुआ है सोल्यूट का उसके बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करवाने के लिए, यानी बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए। हम इसको इधर ले आएंगे, बाकी चीज़ों को इधर यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा M2 इज इक्वल टू KB ओवर डेल्टा TB 1000 इंटू W2 ओवर W1। तो ये जो M2 है ये मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सोल्यूट है, जो हमें बताता है कि आपने सॉल्वेंट में जो है वो कितना सोल्यूट M2 यानी कितना ऐड करवाया, जिससे इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना बड़ा है, डेल्टा TB जो है वो इतनी वैल्यू आई। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की मेजरमेंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन हुई है हम उसको कैसे प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला हमारे पास मेथड है, इसको हम कहते हैं लैंड्स बर्जर मेथड। ठीक है, इसको सबसे पहले लैंड्स बर्जर ने जो है वो एक्सप्लेन किया था। इसमें स्टूडेंट हमारे पास 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास इनर ट्यूब होती है, ठीक है, इनर ट्यूब ये वाली ग्रेजुएटेड ट्यूब हम इसको बोलते हैं, ये यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रही है देखें, ये इनर ट्यूब है ये वाली, और साथ में जो है वो उसके यहाँ पे एक होल होता है, इसी इनर ट्यूब के साथ यहाँ पे होल होता है वेपर्स को एस्केप करवाने के लिए। और एक बॉइलिंग फ्लास्क है, ये बॉइलिंग फ्लास्क है हमारे पास, इसमें हम सॉल्वेंट को क्या करते हैं, बॉयल करवाते हैं। एक आउटर ट्यूब है ये साथ एंड लास्ट पे सबसे बाहर जो है, और थर्मोमीटर है ये, ठीक है, और ये जो थर्मोमीटर क्या करता है, ये टेम्परेचर को मेजर करता है। यहाँ पे हम इसको कहते हैं बैकमैन्स थर्मोमीटर, और ये कितने रीड कर सकता है, ये अबाउट 0.01 केल्विन, बहुत माइनर सी। इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ये बॉइलिंग फ्लास्क है, इसमें हमने सॉल्वेंट लिया हुआ, प्योर सॉल्वेंट है, और ये जो इनर ट्यूब है इसमें भी हमने क्या लिया हुआ है, सॉल्वेंट लिया है, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये जो अटैच है एक ट्यूब के ज़रिए, और ये जो ट्यूब के एंड पर रोज़ हेड लगा हुआ है, ठीक है।
और इनर ट्यूब है ग्रेजुएटेड है, और ये स्टूडेंट हमारे पास बैकमैन थर्मामीटर है, और ये आउटर ट्यूब है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें और इसमें सॉल्वेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने सॉल्वेंट ले लिया, इसको हम हीट करेंगे सॉल्वेंट को, तो इसमें से कुछ वेपर्स जो है वो स्टूडेंट ट्यूब में आ जाएंगे, और ट्यूब में आते हुए यहाँ पर इस तरफ आ जाएंगे, और यहाँ पर ये रोज हेड पर आ जाएंगे वेपर्स। क्या होगा, इसमें सॉल्वेंट हमने लिया इनर ट्यूब में, ठीक है, इनर ट्यूब में सॉल्वेंट लिया। अब ये जो रोज हेड है इसका काम क्या होता है, ये पोरस होता है, पोरस मटेरियल का बना होता है। तो जब वेपर्स यहाँ पर आते हैं, वेपर्स यहाँ तक, तो अब चूंकि उनका टेम्परेचर ज़्यादा है, वो हीट उन्होंने ली है यहाँ से, अब यहाँ पर है, अब बहुत ज़्यादा उनका टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो यहाँ से पोरस मटेरियल के ज़रिए बाहर आ जाते हैं। जब बाहर आते हैं तो बाहर क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट जो है स्टूडेंट, उसका टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन जो वेपर्स हैं इनका टेम्परेचर ज़्यादा है, वेपर हॉट है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो वेपर्स हैं ये जैसे ही प्योर सॉल्वेंट के साथ अटैच होते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं अगेन लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में। इसे हम बोलते हैं हीट ऑफ कंडेंसेशन या लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है कि जिसमें हीट जो है वो वेपर से किस में आ जाए, लिक्विड में, ठीक है। तो यानी यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वेपर्स जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं किस में, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए हैं। तो उसमें जो हीट खारिज होगी, अब इसमें हीट खारिज होगी, तो उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अब वो जो हीट है वो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वो ले लेंगे, अब उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी सिंपली आप समझे कि वेपर्स जो है उनका टेम्परेचर ज़्यादा है, वो जब प्योर सॉल्वेंट के साथ आकर मिलेंगे तो उस सॉल्वेंट के टेम्परेचर को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, थर्मोमीटर के अंदर वैल्यू ऐसा ऐसा इंक्रीज़ होगी, ये जो मरकरी इसमें होता है, ठीक है, लिक्विड होता है, तो वो ऐसा ऐसा ऊपर को जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। एक टाइम आएगा कि वो कांस्टेंट रुक जाएगा। अब हम जितना मर्जी इसको हीट करते जाएं तो उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे अब चेंज नहीं होगी। अब हमें पता चल जाएगा कि ये जो प्योर सॉल्वेंट है ये बॉयल कर गया, यानी इसका हमें T1 टेम्परेचर मिल गया। तो अब T1 टेम्परेचर मिला, ये किसका है, ये प्योर सॉल्वेंट का है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से हीट जो है वो यानी इसको गर्म करना बंद कर देंगे, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। अब हमने इसमें प्योर सॉल्वेंट लिया था, अब हम इसमें कुछ वेटेड यानी जिसका जो मैस हमें पता है, हम इसमें सल्यूट ऐड कर देंगे। सल्यूट जो है जो कि वेटेड होगा उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, उसकी पैलेट गोली ऐड कर देंगे, ये हो कि उसका आपको मैस वेट पता हो। जब आप उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, अब ये क्या बन गया, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन बन गया, अब हम अगेन इसको जो है वो ट्यूब के साथ अटैच करेंगे, फ्लास्क के साथ। तो अब दोबारा फ्लास्क जो है इसको हम हीट करना शुरू करेंगे, दोबारा यहाँ से क्या होगा, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं उनके वेपर्स यहाँ से इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो पहले सॉल्वेंट था अब सोल्यूशन है, अब सोल्यूशन में वेपर्स आएंगे तो सोल्यूशन जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो फिर दोबारा ये जो थर्मोमीटर है ये रीडिंग देगा, हमें दोबारा वैल्यू देगा बॉइलिंग पॉइंट की। तो एक टाइम आएगा ये बॉयल करना शुरू कर जाएगा, पहले प्योर सॉल्वेंट था, अब हमने क्या लिया था, सोल्यूशन, सोल्यूशन बॉयल करना शुरू कर जाएगा। तो ये जो सोल्यूशन है तो उसका एक टाइम आएगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, यानी एक उसकी फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अब उससे मज़ीद जो है थर्मोमीटर में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो हमें पता चल जाएगा, तो वो वैल्यू क्या होगी, वो T2 आ जाएगी। तो हम इसका डिफरेंस लेंगे तो ये डेल्टा TB यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट जो है वो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो होल है इससे क्या होता है कि ये जो कुछ एक्स्ट्रा वेपर्स हैं वो यहाँ से इस तरफ बाहर को आ जाएंगे और यहाँ से वो निकल जाएंगे। और इस तरह स्टूडेंट हमारे पास ये इक्वेशन हमने जो है अभी जो है वो पढ़ी है कि M2 यानी मॉलिक्यूलर मास जो है सोल्यूट का, आपने जितना इसमें ऐड किया आप उसको जो है फाइंड कर सकते हैं। इसमें वैल्यू पुट करके KB की फॉर वाटर के लिए आ जाएगी, डेल्टा TB हमने यहाँ से लिया, W2/W1 ये हमें पता है कि सॉल्वेंट हमने कितना लिया, सोल्यूट कितना लिया, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आप मॉलिक्यूलर मास जो है वो सोल्यूट का फाइंड कर सकते हैं।